नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। तैयारी मुझे पता है आपकी फुल जोरों शोरों से चल रही है। सिर्फ एक रिवीजन वाला है कि बहुत सारे जो हमारे जो राइटर्स हैं जिन्होंने थ्योरीज दी, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको मैं एक ही वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को रिवाइज हो सके। क्योंकि क्वेश्चन मैं तो कहती हूँ कि मेरे हिसाब से तो 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना, एक तो लीडरशिप की थ्योरी मैंने सारे जो राइटर्स हैं जो जितने भी थे वो लिख दिए हैं इसके अंदर, और कुछ मैट्रिक्स थे वो भी, और कुछ टेक्निक्स हैं हमारे डिसीजन मेकिंग की वो भी, और मोटिवेशनल थ्योरीज किस किस ने दी सारी, प्लस में हमारे 14 प्रिंसिपल और एक दो बुक के नाम हैं। कोशिश की है कि आपका जो पूरा जो मैनेजमेंट वाला है ना, जो आप लोग कहते हो कि थ्योरी आती है मैम इसके अंदर से कोई ईयर बता दो, कोई राइटर का नाम, कोई कुछ भी, तो पूरा आपको हेल्प मिलने वाली है पूरी की पूरी। देखिएगा ध्यान से। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। मैनेजमेंट के अंदर मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने 2-3 आपको बताए थे। हेनरी फ्यूल का बताया था आपको, पीटर ड्रकर के बारे में, और अपना FW टेलर के बारे में। तो अब ये है एक ओलिवर शेल्डन, बुक का नाम पूछा जा सकता है कि फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट की बुक किसने लिखी थी? तो ओलिवर एंड शेल्डन ये रह गए थे, क्योंकि लगभग हमारा पीटर ड्रकर का प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, हेनरी फ्यूल के हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं, और जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है। जर्नल प्रिंसिपल हैं तो वो किसने दिया? हेनरी फ्यूल ने दिया है। तो अब हेनरी फ्यूल की बात करते हैं हम लोग। ओलिवर शेल्डन, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आ गया हेनरी फ्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल। ये बुक लिखी थी 1916 में। एक इनके बारे में पहले भी आया हुआ था कि 1911 के अंदर जो बुक लिखी थी उन्होंने, वो पिछली बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद हेनरी फ्यूल का ही था। 1911 उसका आंसर ठीक था, तो ध्यान रखिएगा। ये 1906 है। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल 19। एक जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो इन्होंने दिए थे, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से थे वो? एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो 14 प्रिंसिपल है ना, इसमें से कौन सा नहीं है? कोई एक नाम लिख दिया और वो बोला कि वो नहीं है। तो वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। क्विक रिवीजन ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत। अब तो हमें सिर्फ है ना, मतलब कि जंग ही लड़नी है। देखिएगा ध्यान से। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर जो हम मैनेजमेंट करते हैं तो वर्क डिवीजन होनी चाहिए, वर्क डिसाइड होना चाहिए कि किसने क्या काम करना है। ये नहीं कि मैं भी परचेज कर रही हूँ और मेरे साथ का जो को एम्प्लॉइज है सारे परचेज कर रहे हैं, सेल डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। तो डिवीजन ऑफ वर्क अच्छा होगा तो मैनेजमेंट अच्छी होगी। ये 14 प्रिंसिपल के अंदर है, डिवीजन ऑफ प्रिंसिपल। फिर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी को पावर दे रहे हो तो साथ के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि आपने पूरे परचेज डिपार्टमेंट की देख रेख करनी है, सिर्फ देख रेख करने से बात नहीं होगी, अगर गलती होगी तो उसके लिए आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। तो क्या हो गया? अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिर है डिसिप्लिन। काम तभी टाइम पे पूरा होगा जब हम सब डिसिप्लिन्ड होंगे। जैसे कि अब मैंने आपको वो स्ट्रेटेजी बताई है कि आप लोग अपना पेपर देने के लिए टाइम पे पहुंचिएगा। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड होंगे तो आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे। नहीं, टाइम पे हमने पहुंचना है और अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना है। डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हो गया कि हम सब अपने ओनर की कमांड को ही फॉलो करते हैं। ओनर पहले क्या करेंगे? टॉप मैनेजमेंट वालों को करेंगे अपने जो कमांड है, फिर उसके बाद नीचे, फिर ऐसे मिडल, फिर उसके बाद लोअर तक पहुंचेगी वो कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो गई भी? एक जो हमारे को जो कमांड मिल रही है वो एक पर्सन से मिलते मिलते नीचे तक आ रही है। ये नहीं है कि हर कोई कमांड दे रहा है, ऐसा नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड बोला जाता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी एक ही दिशा से मिलता हुआ नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। ये नहीं कि कहीं से भी कोई भी डिसीजन दे दे, ऐसा नहीं है। या तो टॉप मैनेजमेंट देगी या फिर नीचे वाले कोई समस्या बताएंगे तो ऊपर से वो डिसीजन हो गया आएगा। फिर है सुबॉर्डिनेशन ऑफ
सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या हुआ, हर पर्सन को एक पर्टिकुलर प्रायोरिटी मिलेगी, उसको एक सेफ्टी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, उसके काम के हिसाब से उसको मतलब कि वर्क डिवीजन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कैसे भी कर लो भी, हाँ जी 10 बंदे आ गए कुछ भी कर लो, नहीं, हर किसी की एक वर्किंग एफिशिएंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलेगा। फिर आ गया जी रेमुनरेशन, हम लोग भाग किस लिए रहे हैं, सैलरी के लिए काम करने जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अगर बदले में कोई रेमुनरेशन ही नहीं मिला तो काहे का काम, तो रेमुनरेशन सैलरी। फिर है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम काम करते हैं तो हम सेंट्रलाइज होके करते हैं, केंद्रित होके करते हैं, मतलब कि एक विकेंद्रीकरण होता है कि अलग अलग जगह पे सभी बटे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि हम लोग जब मिल के काम करेंगे और पूरा का पूरा जो काम करने के बाद जो रिपोर्ट है एक अपने हायर डिपार्टमेंट को देंगे, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। फिर आ गया जी अपना स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब क्या हुआ कि काम जो है वो वही है कि डायरेक्शन से चलेगा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगा, अगर इस दिशा से है तो इस दिशा से बराबर वाले में जाएगा, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, इस तरह से, या फिर सेम लेवल के सेम बंदों के पास जाएगा। ऐसे नहीं है कि बीच में कहीं से उड़ के यहाँ चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, नहीं, वो सिस्टमेटिकली जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्केलर चेन। ऑर्डर, ऑर्डर बिल्कुल ऑर्डर के बिना काम नहीं हो सकता। मैं कहूँ कि हाँ जी हम सब दोस्त हैं मिल के काम करेंगे, नहीं, ऑर्डर तो कोई ना कोई देगा ना कि ये काम हमने करना है। इक्वलिटी, सबको बराबर रखा जाए, रूल सबके लिए हैं, अगर मतलब कि ऑफिस का टाइम 9 बजे का है तो सबके लिए 9 बजे का, ऐसा नहीं है कि कोई 10 बजे आ रहा है 11 बजे आ रहा है, इक्वलिटी है सबके लिए। अगर यूँ मतलब कि कुछ भी ऑफिस बंद हो रहा है तो वो एक ही टाइम पे बंद होगा, एक ही टाइम पे ओपन होगा, वो सब इक्वलिटी रहेगी। सभी जो जितने भी लेबर हैं, जितनी भी वर्कर हैं, उन सबको एक ही रूल को फॉलो करना पड़ेगा। 30 डेज का मंथ है तो 30 डेज का ही है ये सब। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है कि एक बंदा जो काम कर रहा है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए काम करने की, उसकी कैपेसिटी मतलब उसकी जो क्षमता है, ये नहीं है कि आज आया कल चला गया जी, कम से कम सालों तक रहे। जितने ज़्यादा पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं, ओल्ड इज गोल्ड होता है कि अगर पुराना बंदा काम कर रहा है तो उसकी पूरी नॉलेज है, उसको एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि आज आए अगले साल किसी और कंपनी में, फिर किसी और में, किसी और में। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब कि वर्किंग की कार्यकाल लंबा होना चाहिए। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव काम करने के प्रति हमारी भी पहल होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें जो ऑर्डर मिले बस हमने उतना ही काम करना है, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए, इनिशिएटिव हो, हम भी काम के लिए आगे बढ़ें। फिर आ गया जी एस्पेरिडेड क्रॉप्स। एस्पेरिडेड क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि यही है कि हमें एक उत्सुकता से अपने आप को अपने काम में शामिल करना चाहिए, हम उस काम से एक्सपायर्ड हों, मतलब कि एक इम्प्रेस हों। ऐसा नहीं कि भी काम जो हम अपने हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रति लोगों का कोई रवैया ही नहीं है, लोग उसको देख के हमसे भी प्रभावित हो, हम किसी और के काम को प्रभावित करें, तो एक्सपायर्ड बोला जाएगा इसको। ठीक है, ये 14 मैनेजमेंट हैं, ध्यान रखना है आपने। इनमें से क्वेश्चन एक आधा पूछ लेते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, और ये पूछ लिया जा सकता है कि ये 14 प्रिंसिपल में है या नहीं है। तो डिवीजन, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर उसके बाद है सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्वलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव और एस्पेरिडेड क्रॉप्स। ठीक है, ये हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन मेकिंग मतलब कि डायरेक्टिंग का ही एक है कि जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर हम कुछ डिसीजन भी लेते हैं। जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन लेने के लिए पहले हमें कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, किससे मिलकर हम लोग डिसीजन ले। मतलब क्या है कि अगर एक बहुत बड़ा कोई एम्पायर है और हमने उसमें सबको पर्सन्स को डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट किस चीज़ का करें, पहले हम ये भी तो देखेंगे ना कि हमारा टारगेट क्या है, क्या टारगेट है, फिर किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करेंगे। तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था आपका, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि एक बार आया हुआ था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, और एक बार आया हुआ था डेल्फीज टेक्निक क्या होती है। तो पता होना चाहिए ये भी कि ओसबॉर्न ने 1938 के अंदर
ब्रेनस्टॉर्मिंग की थ्योरी दी थी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो आपने नीति आयोग के बारे में पढ़ा हो, तो उसमें है कि भी नीति आयोग हमारा 1 जनवरी 2015 को आया, तो वो भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि थिंक टैंक है, विचारों की एक श्रृंखला है, विचारों का टैंक है, विचारों का भंडार है। कि मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया जाता है, देश की समस्याओं को रखा जाता है, वो उसके ऊपर अपने डिसीजन देते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है या इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली जाती है कि हम अगर हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है उसको कैसे उछाल लाया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो बड़े एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे राय लेते हैं और उसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाता है, वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर एक और है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक का मतलब क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, मान लो क्वेश्चन पेपर बनाना है, जैसे अभी एस्टेट के क्वेश्चन आपके रेडी हैं, तो क्या एक ही पर्सन ने बनाया होगा? नहीं, कम से कम 10 या 15 पर्सन मिलकर बना रहे होंगे। सबने अपने 150 क्वेश्चन या अपने अपनी फील्ड के, मान लो कॉमर्स का लगा लो तो 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन कम से कम 15 या 20 पर्सन ने बनाए होंगे। उनमें से एक एक 2-2 क्वेश्चन सबके उठाए होंगे, तब ये 60 बने होंगे। तो ये होता है कि अपना डेल्फी टेक्निक, मतलब कि बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे वो क्वेश्चन, उनसे वो राय लेनी, फिर उसमें से कुछ छटाई करनी, फिर उन सबको एक जगह मिलाना। क्वेश्चन पेपर के टाइम में ये टेक्निक अपनाई जाती है जिसको बोलते हैं डेल्फी टेक्निक। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जिसे हम लोग NGT भी बोलते हैं, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, NGT। NGT का मतलब क्या होता है कि जैसे संसद के अंदर पहले हमने हमारे देश की कमांड किसको दे दी? MLA और MPs को दे दी। अब संसद भवन के अंदर MPs जाते हैं, वो हमारी समस्याओं को वहाँ रखते हैं और फिर एक डिसीजन लिया जाता है, सब मिलके उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और वो डिसीजन का हमारा यहाँ पर फॉलो हो जाता है। तो वो क्या है कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, हम अपने किसी को नॉमिनेट करेंगे, अपने रिप्रेजेंट को, और वो रिप्रेजेंट आगे जाके हमारी समस्या को सोल्व करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है सेंसस। सेंसस टेक्निक क्या होती है कि जैसे मान लो कोई समस्या है और हमने 100 पर्सन्स को बुला रखा है और 100 पर्सन्स ने अपनी अपनी राय दी, जब तक वो समस्या एंड तक क्लियर ना हो जाए, जब तक ये है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, जब अगर ऐसा हुआ तो का खत्म ही हो गया, यानी कि वो समस्या पूरी तरह से सोल्व ही हो गई, तब तक हम लोग डिसीजन देते जाएंगे, अपनी राय देते जाएंगे। तो वो कौन से होता है? सेंसस क्लियर, सेंसस, जब तक क्लियर ना हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? ये कुछ डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स थी। फिर उसके बाद आ गया जी हमारा मोटिवेशनल थ्योरी। मोटिवेशनल थ्योरी देखो, अभी फिलहाल आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने मतलब कि मेरी हर वीडियो में आपको बहुत मोटिवेट करा है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको ज़्यादा मोटिवेट करके आप इरिटेट ही ना हो जाओ कि बस वही बहुत हो गया मोटिवेशन। तो उस थ्योरी की तरफ आते हैं। मोटिवेट अब आप अच्छे खासे हो चुके हो। तो देखिए, मास्लो 1943 के अंदर मास्लो ने थ्योरी दी थी आवश्यकता, कि हमें सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें अपनी बेसिक नीड को पूरा करना है। हर्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी 1950 के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, मास्लो ने आवश्यकता की जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नीड, मोटिवेशन के अंदर सबसे पहले हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए 1943 में। हर्ज़बर्ग ने दी थी 2 फैक्टर थ्योरी 1950 में। याद रखना, 1950 में हर्ज़बर्ग ने दी थी थ्योरी। फिर आ गया मैकग्रेगर। एक्स और वाई की थ्योरी किसने दी थी? मैकग्रेगर ने दी थी 1957 में। एक्स थ्योरी के अंदर मतलब क्या है कि पर्सन बिल्कुल लेजी से हैं, काम करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती, और वाई पर्सन क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। तो वो क्या हो गया, मतलब कि हर तरह की यूनिट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में दोनों टाइप के पर्सन होते हैं। इसी से ही तो हमारी संस्था चलती है। अगर खाली एक्स हो गए तो डूब जाएगी, खाली वाई हो गए तो वो तो फिर हो सकता है सभी वाई हों, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक्स और वाई थ्योरी का मतलब क्या है कि कुछ एम्प्लॉइज एक्स टाइप के होते हैं, मतलब कि लेजी होते हैं, कुछ वाई होते हैं जो अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं। ये हो गया। फिर आगे अचीवमेंट थ्योरी है, 1966 के अंदर दी थी। फिर है एल्डफर, ERG की थ्योरी एल्डफर ने दी थी 1969 में। एल्डफर ने
थ्योरी जेड आउची ने दी थी 1961 में। आउची ने दी थी जेड थ्योरी। जेड थ्योरी का मतलब क्या होता है कि वाओ फैक्टर, जेड फैक्टर की मतलब कि एक ऐसा काम कर जाओ कि सारे दुनिया देखती रह जाए। इस बार सच में आप लोग ऐसा ही कुछ कर देना, सभी के सभी एस्टेट क्लियर कर देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जेड थ्योरी होगी। भी हमने तो बहुत अपना इतनी मेहनत करी कि हमारा कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे मोटिवेशनल थ्योरी के। कंटेंट थ्योरी, दो टाइप से थ्योरी होती है, एक हमारी कंटेंट थ्योरी है, एक प्रोसेस थ्योरी है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या ये कंटेंट थ्योरी है, इसमें से कोई एक पूछ लिया, क्या ये प्रोसेस थ्योरी है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर आ गया जी हमारा पोर्टर ने दी थी गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी 1960 के अंदर, 1960 के अंदर दी थी जी गोल सेटिंग। पोर्टर ने दी गोल सेटिंग थ्योरी थी 1960 में आई थी। ये सॉरी मैंने पर्सनल, ये हमारी क्या है, कंटेंट थ्योरी है, और ये है हमारी प्रोसेस थ्योरी, ठीक है। गोल सेटिंग थ्योरी 1960 के अंदर आई, ये भी हमारी प्रोसेस थ्योरी है। उसके बाद है जी हमारी इक्विटी थ्योरी। इक्विटी, एडम इक्विटी जिसको बोला जाता है, इक्विटी थ्योरी है। ये किसने, ये है जी हमारी 1963 के अंदर थ्योरी आई थी। इक्विटी थ्योरी के नाम से बोला जाता है इसको, एडम इक्विटी के नाम से, जो कि हमारी इक्विटी थ्योरी थी, एडम ने दी थी 1963 के अंदर। फिर आ गया जी हमारा रूम का, रूम वाली थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी थी, रूम ने दी थी 1964 के अंदर। ये भी प्रोसेस थ्योरी है, आशावादी थ्योरी है, ठीक है। फिर है जी हमारा पोर्टर ने दी थी हमारी पोर्टर ने दी थी परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड थ्योरी। पोर्टर परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड थ्योरी भी बोला जाता है जिसको, पोर्टर ने दी थी 1968 के अंदर। ध्यान रखना 1968 के अंदर प्रोसेस थ्योरी चल रही है। फिर उसके बाद था जी हमारा बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर ने दी थी रीइंफोर्समेंट की थ्योरी। रीइंफोर्समेंट की थ्योरी कि अब जब सब बिल्कुल निश्चिंत अनिश्चित हो गए कि पता नहीं हमारा एसेट क्लियर होगा नहीं होगा, तो दोबारा से उसको पुनर्बलन करना कि अब आप कर सकते हो ये। तो ये हो गई जी 1957 में रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी थी, बी.एफ. स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की थ्योरी। और पोर्टर ने दी थी परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड की थ्योरी। पोर्टर ने वैल्यू चेन एनालिसिस की भी थ्योरी दी थी। ये कुछ पॉइंट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी आपका बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर एक क्वेश्चन है, एक स्टार है, 4 पॉइंट होते हैं, एक डॉग है, एक कैश काउ है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से बताई हुई है बीसीजी की, अपनी स्टार्टिंग के अंदर ही वीडियो मिल जाएगी। तो ये हमने किसने दी थी, ब्रूस हैंडरसन ने 1970 के अंदर काउंसलिंग ग्रुप बनाया था और उसके अंदर ये डिजाइन किया था कि क्वेश्चन मार्क है, जैसे शेयर मार्केट के अंदर ज्यादा होता है कि क्वेश्चन मार्क है तो क्या पैसा लगाएं या ना लगाएं, पता नहीं बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। स्टार है तो अच्छा जा रहा है, बिजनेस भी अच्छा है, इक्विपमेंट भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। डॉग है तो डाउन है, डाउन एंड पे जा रहा है। कैश काउ के अंदर मीडियम होता है कि आप लगाओ, बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। तो इस तरह से कैश काउ है और अपना क्वेश्चन मार्क, स्टार, और ये हो गया डॉग, ठीक है। ये ब्राउन हैंडरसन ने दी थी 1970 के अंदर। इसकी भी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में दी हुई है, उसको देख लेना डिटेल में देखना चाहते हो तो। फिर वैल्यू चेन एनालिसिस पोर्टर ने दी थी 1985 के अंदर, जिसके अंदर उसने मतलब पर्टिकुलर किसी भी चीज के अंदर हर चीज को अलग करके, कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको अलग करके हर एक की अलग अलग वैल्यू बनाना, वैल्यू चेन बोलते हैं जिसको। फिर आ गया आपका G9 मैट्रिक किसने दिया था, MC किन्से एंड कंपनी ने दिया था। इस तरह से उसने कुछ मैट्रिक्स बनाए थे और कंपनी की पोजीशन को शो करा था कि ये जैसे कि हाई है, ये मीडियम है और ये एवरेज है या मतलब कि बिल्कुल लो है। इस तरह से ये पॉइंट है कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये क्या बता रहे हैं, ऊपर वाले हाई की तरफ जा रहे हैं, फिर ये मीडियम हो गए और ये बिल्कुल एवरेज हो गए। ये हमारे मीडियम के अंदर आ रहे हैं, ये अपना हाई की तरफ जा रहे हैं, ये नीचे नहीं आ रहे, सिर्फ हाई पे ही अटके हुए, नीचे नहीं है, तो ये एवरेज में आ जाते हैं, ठीक है।
ये हो गए कुछ मैट्रिक्स। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ लीडरशिप की कुछ थ्योरीज हैं, जैसे ट्रेट थ्योरी है। ट्रेट थ्योरी किसने दी थी? बर्नार्ड ऑर्डवे टेड ने, बर्नार्ड एंड ऑर्डवे टेड ने दी थी। 1930 से 50 तक के बीच में ये थ्योरीज चली थी। फिर है एक ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी किसने दी थी? लीडरशिप की है ये, कुर्ट लेविन ने, कुर्ट लेविन ने इसकी थ्योरी दी थी। और एक्स वाई की थ्योरी, एक्स वाई गोल की तो वही है, एमसी ग्रेगर ने दी थी, मैक ग्रेगर जिसको बोलते हैं। पाथ गोल थ्योरी है, रॉबर्ट ने दी थी। ये भी पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, पाथ गोल थ्योरी का रॉबर्ट ने। सिचुएशनल थ्योरी दी थी कीनथ एच बालचंद्रा, कीनथ एच बालचंद्रा ने सिचुएशनल थ्योरी दी थी। ठीक है, ये कुछ हैं जिससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के इसमें से आएंगे, इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेना। कि एक तो आपका ये जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं 14, इसमें से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, बुक का नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि हेनरी फ्योल की और उनकी पीटर ड्रकर की बुक पिछली बार पूछी जा चुकी है, तो हो सकता है इनकी बुक पूछ ले। ये आपकी इसके डिसीजन की टेक्निक्स हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डेल्फी टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक और सेंसस, इसमें से भी पूछा जा सकता है। मोटिवेशनल थ्योरी में से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो तो आप मतलब कि बिल्कुल रट लो कि एक क्या कई बार तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छा, एक आपका ब्लेक मोल्टिन वाला जो वो है 9 वाल मैनेजमेंट और लेबर वाला जो सिस्टम है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, एक बार पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने इसलिए जो नहीं कराया हुआ बिल्कुल काफ़ी टाइम से, वो मैंने रिवाइज कराया आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अब तो एक आधा कोई टॉपिक अगर रह गया तो जैसे 1-2 के कमेंट आ रहे थे कि मैडम पार्टनरशिप और उस पर बना दो, कोशिश करूँगी मैं बनाने की, कि अगर पार्टनरशिप वाला, रिटायरमेंट डेथ की कैलकुलेशन है जो एडमिशन के हैं, रिटायर के हैं, और एक आपका फोरफीचर वाला, बस वही टॉपिक लगभग रह गया मेरे हिसाब से। तो मेरे लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।